हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी है जिसका बिजनेस एनालिसिस और रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा समय लेकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, क्योंकि V2 रिटेल को मैं पहले से ट्रैक कर रहा हूँ एंड आई एम इन्वेस्टेड इन इट। तो ये डिस्क्लेमर दे दूँ आपको, आप अपना डिसीजन अपने बेसिस पे लीजिएगा। मैं यहाँ फिगर्स से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिलेटेड बात करूँगा। मैंने मुझे जो कंपनी का रिज़ल्ट लगा वो ठीक ठाक लगा, ऑन द लाइन चल रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि डिस्टर्बिंग लगे, और कोई वजह नहीं दिखती जिसकी वजह से हम उस पर डाउट करें। तो खैर, उसको मैं सब कुछ को डिस्कस करूँगा, इवन कॉन कॉल का भी अपडेट इसके साथ ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि कंपनी का रिज़ल्ट और कॉन कॉल दोनों ही आ चुका है बेसिकली। तो अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो इस साल का रेवेन्यू आया है इस बार का, वो है 708 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि ग्रोथ है ऑलमोस्ट 86% वाई ऑन वाई बेसिस पे। अब थोड़ा सा एक मैं इस बारे में बात कर लूँ कि पिछले साल इनका जो सेल था वो 380 करोड़ का था, अब 708 करोड़ का सेल हो गया है, और वाई ऑन वाई बेसिस। अब कहीं मैं अभी डिस्कशंस मेरे आया नॉलेज में, तो बेसिकली मैनेजमेंट का मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ करीब 3 4 5 क्वार्टर से, और उनके कॉन कॉल्स भी सुना हूँ। तो उसमें ऐसा सवाल पहले पूछा गया है मैनेजमेंट से कि आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर थोड़ा सा अलग सा लगता है। तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि जब भी आप हमारे नंबर्स को देखें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, क्योंकि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से चलते हैं, तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, सीजनैलिटी इफेक्ट आता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो आगे पीछे हो जाता है। कभी कोई त्यौहार क्वार्टर टू में, जैसे इसी बार देख लें अगर आप, तो क्वार्टर टू में जो है वो दुर्गा पूजा और दिवाली का कुछ हिस्सा जो है वो क्वार्टर टू में आ गया बेसिकली, जो कि पिछले साल लास्ट ईयर का अगर फिगर वाइज देखेंगे हम, तो जो दुर्गा पूजा और दिवाली जो थी वो क्वार्टर थ्री में पड़ गई थी पूरी तरीके से। तो अगर उस लिहाज से देखेंगे तो क्वार्टर थ्री, इस बार का जो क्वार्टर थ्री का सेल होगा वो बहुत ही हायर साइड पे दिखेगा। पर देखना है कि कैसे क्या करेगी कंपनी का रिजल्ट। क्वार्टर थ्री का जब आएगा तब उस समय उसको डिस्कस करेंगे, अभी उसका डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं बनता। तो बेसिकली कंपनी का ये कहना है कि आप जब भी हमारे नंबर्स को देखें, वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कंपनी का एक जो एमएसपी जो सेल प्राइस है पर स्क्वायर फीट, माने से एवरेज सेलिंग प्राइस पर स्क्वायर फीट का जो नंबर है वो कंपनी का है एवरेज डाउन अराउंड 900 कितने रुपए पे है, 938 रुपये पे है शायद। तो इस क्वार्टर में 938 या 934 है, मेरा नंबर शायद गलत हो सकता है, तो उस पर नहीं जाऊंगा मैं। तो 934 या 938 रुपये का पर स्क्वायर फीट का रेट है इनका ऑन द माने एवरेज सेलिंग पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ये इसको कहते हैं कि इनका कोशिश ये है लॉन्ग टर्म में कि इसको हम 1100 रुपये एवरेज स्क्वायर फीट, एवरेज सेलिंग स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट पे लेकर जाएं। तो लंबे समय में इनका ये टारगेट है। तो बेसिकली ये 900 का जो इनका फिगर है इस समय 938 हमको दिखता है। इस फिगर पे ये कैसे पहुँचे, इस फिगर पे पहुँचने के लिए ये क्या करते हैं, बैक कैलकुलेशन कर कर चलते हैं। किसी भी स्टोर को जिसको इन्होंने 1 साल पहले खोला है, वहाँ से ये एक्सपेक्ट करते हैं 70% ऑफ द सेल। तो बेसिकली ये जो 900 रुपये का मार्जिन आ रहा है, इसमें करीब करीब 700 750 रुपया जो है वो न्यू स्टोर जो इन्होंने खोले हैं वहाँ से वो एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि वो एक अगले 1 साल तक इनका बेस इफेक्ट देंगे। और उसके बाद क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली आप देखें कि नए स्टोर्स खोलती जा रही है और उनका इंक्रीमेंटली नंबर बढ़ता जा रहा है। बेसिकली इस समय कंपनी का 259 स्टोर है। कंपनी ने पहले कहा था कि हम 100 स्टोर खोलेंगे इस साल में, अब उन्होंने उस नंबर को बढ़ाकर 130 कर दिया है, और अगले साल के लिए वो 150 का प्लान कर रहे हैं। तो बेसिकली वो जो बेस इफेक्ट है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं कंटिन्यूसली। अगर आप पिछले साल के पिछले साल के 1 साल का नंबर देखेंगे तो वो कहीं छोटा था, मेरे ख्याल से शायद 70-80 के आसपास था, मुझे कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली जो वो बेस इफेक्ट है वो कंटिन्यूसली कंपनी बढ़ाती जा रही है, जिसके बेसिस पे जो है वो अगले 1 साल के लिए उनको उस बेस का इफेक्ट मिलता है। बेसिकली जो भी इन्होंने क्वार्टर खोले उसका सेल में इम्पैक्ट ये ऐसे मानते हैं कि अगले 4 क्वार्टर में उनको सेल का इम्पैक्ट उस स्टोर को खोलने के बाद मिलता जाएगा इंक्रीमेंटली। तो इस बेसिस पे ये स्टोर्स का एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं बेसिकली। तो मेरा ये मानना है कि V2 रिटेल के इस समय जो है करीब करीब 200
एक मिनट, कहीं नंबर मैंने लिखा था कि कितने स्टोर्स हो गए इनके। करंटली जो है 275 हो गए। पिछले अगर Q2 के तक के नंबर को देखें तो 259 है। माने इस क्वार्टर में ऑलरेडी 16 स्टोर्स खोल चुके हैं जब तक ये कॉन कॉल करने आ रहे हैं। तो आप इसको ऐसा समझें कि वो इंक्रीमेंटली इस नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने टारगेट दिया है 130 स्टोर का, ऑलरेडी 86 खोल चुके हैं, तो 44 स्टोर्स एक्सपेक्टेड है कि अगले आने वाले जो भी 4 से 5 महीने बचे हुए हैं इनमें वो 44 स्टोर्स और ऐड ऑन कर जाएंगे। तो बेसिकली कंपनी का जब सेल देखें तो इस तरीके से देखें, एवरेज सेलिंग प्राइस इस तरीके से देखें, और पर एवरेज पर बिल का प्राइस जो है वो भी बढ़ गया है, वो करीब करीब 300 रुपये के आसपास है, 315 रुपये के आसपास है। तो इस तरीके का नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। और H1 का रेवेन्यू अगर देखें तो 1340 करोड़ है, जो कि भी 69% से बढ़ा है। वॉल्यूम ग्रोथ माने सेल में जो वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है वो करीब करीब 58% है, जो कि इंटरेस्टिंग है काफ़ी। माने ऐसा नहीं है कि वो कोई किस्म का माने कोई, कहीं मैंने ऐसा सुना किसी ने बताया था कि माने वो अपैरल छोड़कर एक शर्ट बेच रहे हैं। तो मैं इस बात को समझा नहीं कि कैसे एक अपैरल माने अगर कह लें तो चद्दर हुआ या फिर तौलिया हुआ, ऐसी चीज़ें, रुमाल हुई, इन सारी चीज़ों को अगर हम शर्ट से रिप्लेस कर दें तो कैसे होता है। मैंने ऐसा कस्टमर तो मैंने देखा नहीं कि जो रुमाल को शर्ट समझ कर घूमे। तो खैर ये एक अलग थॉट प्रोसेस है। किसी का ये कहना था कि 100-150 रुपये के सामान की जगह वो अब एक शर्ट खरीदने लग गए। तो ये सब माने इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ भी 58% की है। किसी और रिटेल सेक्टर की कंपनी में अगर इस लेवल का ग्रोथ आपको दिख रहा हो तो मुझे ला कर दो, मैं समझूँ तो पहले कि कौन क्या फिगर की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं कि मैंने अपैरल की जगह शर्ट बेचने लग गए। अब मेरा वही कहने का मतलब, किसी को तौलिया की ज़रूरत है तो वो शर्ट से काम चलाएगा, आई डोंट नो, मे बी। तो खैर ये एक है। रिपोर्टेड एसजी जो है नंबर वो 23.4 आया है। हालांकि ये 23.4 नहीं होगा, नॉर्मलाइज्ड इन्होंने इसको कहा है कि नॉर्मलाइज्ड अगर आप हमारा देखें तो 10.3 के आसपास है। तो माने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, माने जो स्टोर्स जिनको खोले हुए 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है वहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% की ही सेल मिलेगी इनको। तो इनका ये मानना है कि हम आगे चल के 50% की ग्रोथ करेंगे, जिसका 40% जो सेल है वो नए स्टोर से आएगा जो कि हमने खोले हैं या हम खोलेंगे पूरे साल में। वहाँ हमको 1 महीने के अंदर अंदर हमारा जो सेल का लेवल है वो मार्कअप 700 से 750 रुपये पर एवरेज पर स्क्वायर फीट के लेवल पे चला जाएगा। और ये बेस पकड़ के चल रहे हैं बेसिकली। तो इसके बेसिस पे क्या होगा, नए स्टोर जहाँ खुलेंगे वहाँ से 40% की ग्रोथ आएगी और 10% जो है सेम एसएसजी से आएगी बेसिकली। तो इनका ये है। और इन्होंने ये कहा कि इस कैलकुलेशन में हमने जो है दुर्गा पूजा का जो शिफ्ट है उसको हमने अलग कर दिया। और कॉन कॉल में पूछा गया कि ये दुर्गा पूजा का शिफ्ट जो आपने अलग कर दिया तो इसको आप किस बेसिस पे पकड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा जब है उससे 1 महीने पहले हम पकड़ते हैं। तो अगर आप देखें हैं, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेशन को देखना चाहिए, तो उसका कारण यही था कि अगर आप देखें तो दिवाली का जो शुरुआती 10 दिन है वो भी Q2 में चला गया बेसिकली। और अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि अगर माने आपका ये जो है दुर्गा पूजा वो पूरी तरीके से Q2 के अंदर चली गई है। तो Q2 का पूरा 1 महीना उन्होंने वो दुर्गा पूजा का पूरा 1 महीना उन्होंने उसको एक शिफ्ट पकड़कर उसको हिसाब से बाहर कर दिया है बेसिकली। तो जब डेटा कंपनी बताती है तो उसमें उसमें इस बात की क्लैरिटी दी है कि हम इसको किस तरीके से पकड़ते हैं। तो वो 1 महीने का पीरियड पकड़ते हैं। माने कोई भी त्यौहार होता है, माने अब दिवाली के दिन तो आप दिवाली की खरीदारी नहीं करने जाएंगे, तो कंपनी ये मानकर चलती है कि उसका प्री सेल जो है किसी भी फेस्टिव का प्री सेल हमको 1 महीने पहले से लेकर हम पकड़ कर चलते हैं, उसको एक बेस मान कर चलते हैं कि हमको अगर एक्स्ट्रा कुछ सेल दिख रही है तो उसको हम नंबर से अलग करके चलें, क्योंकि नंबर कुछ माने एक्स्ट्रावेंट ना हो जाए, माने कुछ अलग सा ना दिखने लग जाए। तो बेसिकली कंपनी का ये कहना था कि उसको उन्होंने अलग कर दिया। फुल प्राइस जो उनके सेल है वो 92% है, माने एमआरपी पे वो जो माल बेचते हैं वो 92% है। अगर आप इस तरीके से कहें, और मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो कमेंट कर रहे हैं कि मैंने बता रहे थे कहीं कि डिस्काउंट पे बेचते हैं। अरे भाई डिस्काउंट पे बेचते हैं, 700 करोड़ का सेल है और अगर 8% आप एमआरपी के नीचे जाकर बेचते हो तो कितना सेल करते हो, 50-60 करोड़। 700 करोड़ के सेल में 50-60 करोड़ का सेल आप डिस्काउंट पे बेचते हो तो कितना डिस्काउंट दे देते हो वहाँ पे।
कि जिसकी वजह से सारा मार्जिन चला जाता है। तो कुछ भी कहानी कर रहे हैं, मैंने कुछ मतलब नहीं बन रहा है इस बात का। तो 92% अगर कंपनी अपने फुल प्राइस पे बेच रही है तो वहाँ तो डिस्काउंट ही नहीं कोई दे रही। और सबसे बड़ा ये खास बात यह है कि कंपनी ने कॉन कॉल में ये बताया कि जीएसटी में उनको जो है कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है उसका, जीएसटी का सेल का। उनका ये कहना था इवन हमने पास ऑन कर दिया जो भी हमको कस्टमर को पास ऑन करना था। तो जब आपने कस्टमर को पास ऑन किया होगा तो आपको तो सेलिंग प्राइस ऐसे ही घट गया होगा। जीएसटी का जो बेनिफिट था आपने पास ऑन कर दिया कस्टमर, तो आपने सेलिंग प्राइस घटा दिया। अब जब आपने सेलिंग प्राइस घटा दिया और उसकी इन्वेंट्री तो आपने पहले बनाई होगी, तो आपका तो मार्जिन ऐसे ही जाएगा। तो पता नहीं, खैर 43 स्टोर्स इन्होंने Q2 में खोले और 70 हो गए H1 में, माने पूरे 6 महीने में 70 स्टोर्स हो गए। अब टोटल स्टोर काउंट है 259 और 16-17 स्टोर इन्होंने करीब करीब और खोले हैं, 16 स्टोर और खोले हैं। अब 275 का नंबर है। इस साल में 130 स्टोर का टारगेट है, अगले साल में 150 स्टोर का टारगेट है कंपनी का। और साथ ही साथ कंपनी ने ये कहा है कि अगर सस्टेन किया, अगर हमको लगा कि हमारा और स्टोर खोलना ज़रूरी है, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन्ड है, तो हम खोलेंगे। तो कंपनी का ये कहना है और ये बात मेंशन हुई है। तो सिर्फ इस रैंडमली इस तरीके का थॉट प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए कि कंपनी बिल्कुल धड़ाधड़ खाली स्टोर खोलती चली जाएगी, पागल हो जाएगी खोलते खोलते। ऐसा नहीं होता। कंपनी ने बहुत क्लियरली कहा है कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग हमारे लिए संभव हो सकेगी तो हम 150 खोलेंगे। उन्होंने एक नंबर दे रखा है, करेंगे नहीं करेंगे ये जब आएगा समय तब देख लेंगे। अभी तो पहले ये देखिए कि अगले 6 महीने में 130 होते कि नहीं। तो कहानी को आगे आगे नहीं खींचना चाहिए, जैसे रफ्तार चल रही है उस रफ्तार से चलेगी। QIB किया इन्होंने 400 करोड़ का, इनको QIB में 400 करोड़ का पैसा आया, जिसमें से 135 करोड़ का रीपे करेंगे ये डेट, अपना डेट घटा देंगे। अब अगर आप नंबर पे जाएँ तो इनका शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है, जनरली जो होता है डेट घटाने की बात आती है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कोई नहीं घटाता, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सब घटाते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग इनकी 155 करोड़ की है, उसमें से 135 करोड़ ये अगर पे ऑफ कर देते हैं तो उसका इंटरेस्ट बचना शुरू होगा, वो आपको मार्जिन में दिखेगा, वो आपको मार्जिन में दिखना शुरू होगा। और उन्होंने ये कहा है कि इसका फ़ायदा उनको आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा, जब भी वो रीपे करेंगे उस हिसाब से दिखेगा। वर्किंग कैपिटल के लिए इन्होंने 165 करोड़ रुपए अलॉट करके रखे हुए हैं QIB में से, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में 100 करोड़ इन्होंने प्रोटेक्ट कर रखे हैं। तो बेसिकली इनकी कोशिश ये है कि वर्किंग कैपिटल डेज़ जो है उसको ये घटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 50-55 दिन का इनका वर्किंग कैपिटल डेज़ होता है उसको घटाकर 30 से 35 डे पे ले आना चाहते हैं। इनको जो नए स्टोर्स खोलने हैं, किसी ने सवाल पूछा कि 150 स्टोर जो आप खोलने की बात कर रहे हैं तो उस पर क्या खर्चा होगा, तो इन्होंने बताया कि 350 करोड़ रुपया हमारा खर्चा होगा नए स्टोर्स खोलने पे, और उसका वेयर हाउस बनाने में 25 से 30 करोड़ लगेगा। अब कंपनी का ये कहना था कि ग्रॉस मार्जिन हम 28 से 29% पे मैनेज करेंगे और हमारा EBITDA जो है वो 8% ही रहेगा, 8% ही रहेगा। मैनेजमेंट ने वो बहुत साफ साफ कहा कि 8% रहेगा, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि 10% जाएगा। उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था कि इट विल बी 8%। हम नहीं कह रहे कि 10% हम पहुंच जाएंगे, तो वो कभी ये नहीं कह रहे कि हम 10% EBITDA लेवल पे जा रहे हैं, देख रहे हैं। ये प्रश्न था उनसे, ये किसी ने कॉन कॉल में पूछा था कि 10% का आप क्या EBITDA कर पाओगे, तो उन्होंने कहा हम कोई गाइडेंस नहीं देते इस पर, हमारा 8% का हम मानकर चल रहे हैं, हम 8% से कोशिश करेंगे, आगे जब जाएगा तब देखा जाएगा, कोई गाइडेंस नहीं देते इस पर। यूनिट इकोनॉमिक्स को अगर समझें कि वो एक स्टोर खोलते हैं तो उसको कैसे पकड़ते हैं, तो बेसिकली उनका जो कैपेक्स होता है वो 1100 रुपये पर स्क्वायर फिट होता है और 2500 रुपये पर स्क्वायर फिट इन्वेंट्री का होता है। टोटल कॉस्ट एक स्टोर खोलने की करीब करीब 2.4 से 2.5 करोड़ की है। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग लेवल पे जो कॉस्ट है, कंपनी कोई स्टोर को मैनेज कर रही है तो वहाँ ऑपरेटिंग लेवल कॉस्ट जो वो पकड़ते हैं वो 190 पर स्क्वायर फिट के हिसाब से, मैंने उनको 190 रुपये का अगर माल बिका तो वो ऑपरेटिंग लेवल पे उनका लेवल होगा जहाँ पर वो स्टोर उनके लिए ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग लेवल पे खड़ा है। मैंने एटलीस्ट उन्होंने जो इसके ऊपर जो भी बेचेंगे तो उसके ऊपर फिर वो उनका कैपेक्स के साथ एडजस्टमेंट होना शुरू होगा। कैपेक्स लेवल पे जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी खर्च वो करना पड़ता होगा, इन्वेंट्री मैनेज करना, आगे की चीज़ें करना, स्टॉक का हैंडलिंग करना, प्रोसेस स्टोर को डेवलप करना, फर्दर काइंड ऑफ सच थिंग्स के लिए जो भी खर्चा वो फर्दर करते होंगे इसके ऊपर,
उसके लिए उनको उस हिसाब की सेल चाहिए। तो कंपनी का करना है ये है कि इनिशियली जो इनका पर स्टोर जो भी ये नया खोलते हैं वहाँ से 750 से 800 रुपये पर स्क्वायर फीट का इनको सेल आता है। और यूजुअली ये देखा गया है कि इनको जो है एक महीने में करीब करीब इनको वो लेवल वो रीच कर जाते हैं बेसिकली। और ब्रेक इवन का लेवल अगर कहा जाए कि ब्रेक इवन माने जिसमें आपका ऑपरेटिंग और इवन कैपेक्स और ऑपरेटिंग के लेवल पे अगर देखा जाए तो 500 रुपये की अगर सेल कहीं से भी आ रही है तो वो इनके लिए पर 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के बेसिस पे जो अगर सेल आ रही है तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। मैच्योरिटी पीरियड ये 2 से 3 साल का पकड़ रहे हैं किसी भी स्टोर को लेके। अब इस पे भी किसी का ये थॉट प्रोसेस है कि ये स्टोर का मैच्योरिटी का टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप कंपनी का प्रोसेस देखें काम करने का, कंपनी कंटिन्यूअसली अपना जो स्टोर एक्सपेंशन का रेट है उसको बढ़ाती जा रही है, तो उनका बेस बढ़ता चल रहा है, बेस नहीं रुक रहा। मैंने वही कहा ना कि पिछले साल इन्होंने स्टोर ओपन किए होंगे करीब करीब 70-80 के आसपास एक साल में। अब इस बार 130 खोल देंगे तो वो भी तो बेस में चले जाएंगे। तो वो 80 और 130 जो है वो दोनों बेस में चले गए तो ऑलमोस्ट 200 स्टोर ऐसे होंगे जो बेस पे खड़े हो जाएंगे जाके। तो वहाँ से तो एक नॉर्मल सेल आएगी। तो इसलिए इंक्रीमेंटली उन स्टोर्स पे ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। इसीलिए सेम स्टोर सेल्स फिगर जो है वो 10% पकड़ा जा रहा है कि अगले 3 साल में वो अपने फुल यूटिलाइजेशन पे पहुंच जाएंगे। एक्सपेक्टेड यही है। कंपनी का कहना है कि यूजुअली उनके स्टोर्स पर जो सेल का फिगर आता है वो 1100 के आसपास का आता है। और एक सिर्फ ऐसा स्टोर रहा उनका जिसको उन्होंने देखा कि जो अपने ब्रेक इवन लेवल पे भी नहीं पहुंचा। तो सिर्फ एक ऐसा है जिसको 1 साल से ऊपर हो गया लेकिन वो ब्रेक इवन लेवल पे भी नहीं पहुंच पाया है। और मैच्योरिटी पीरियड इस तरीके से देखते हैं, वो साउथ के मार्केट को ज़्यादा पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु तेलंगाना में वो अभी नहीं है, उनका कर्नाटका में 18 स्टोर्स हैं, गोवा में 2 हैं। तो वो कोशिश ये कर रहे हैं साउथ में, और ओवरऑल पूरे साउथ में उनका ये गाइडेंस है कि अगले 2 से 3 साल में वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर खोलने की कोशिश करेंगे। इवन जो नए, अब किसी ने उनसे कॉल में ये पूछा कि आप थोड़ा सा इस बात को भी समझाइए कि आपका जो रेंट का जो कॉस्ट आता है किसी भी उसको बनाने का, माने कहीं कोई जगह आप लेते हैं तो उसका रेंट का क्या कॉस्ट आता है। तो उन्होंने बताया कि 52 रुपये का हमारा रेट है कि हमको पर स्क्वायर फीट पड़ता है, 52 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। लेकिन अभी जो करंट उन्होंने 80 MOUs साइन किए हैं जिन नई स्टोर्स को ओपनिंग करने के लिए, तो वहाँ पर ये रेट 48 पे है। तो उनका ये कहना है कि बहुत ही नेग्लिजिबल है, कोई बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हमको नंबर्स पे नहीं रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। तो सबसे बड़ी बात ये हुई। एक जो कंपनी ने ये कहा कि विंटर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको सेल अच्छी दिखेगी और एक्सपेक्टेड है कि नंबर जो है विंटर में ज़्यादा होगा। तो किसी ने ये सवाल पूछा कि आपका मार्जिन लेवल पे क्या बेहतर होगा, तो उनका कहना था कि EBITDA लेवल पे अगर आप देखें तो हम यूजुअली जो गारमेंट्स इन सब पे जो हमको लेवल पे मिलता है वहाँ पर एक्सपेक्टेड रहता है कि हमको 30% का मार्जिन बनता है, और यहाँ 3% ज़्यादा मार्जिन बनता है बेसिकली। ऐसे तो ओवरऑल पे 5% का फ़र्क होता है, लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से देखें तो 3% का फ़ायदा हमको दिखता है। और एक्सपेक्टेड है उनका कि 55% उनकी सेल, माने 100 रुपये में 55 रुपये की जो सेल आएगी वो विंटर क्लोथिंग से आएगी। तो अगर वैसा होता है तो आप ये समझिए कि अगर उन्होंने इस क्वार्टर में से एनी नंबर, तो उसका 55% का सेल अगर वहाँ से आएगा तो उस पर इनको 3% मार्जिन एक्स्ट्रा बनेगा। तो ये सीधे सीधे दिखाता है कि अगले क्वार्टर में तो प्रॉफिट का नंबर ऊपर जा रहा है। ये एक रीज़निंग है। डेट इन्होंने अगर ख़त्म कर दिया और क्लियर हो गया कंपनी की तरफ से, उस पर भी कंफर्मेशन आ गया कि हमने अगर अपना डेट घटा दिया तो वो इंटरेस्ट का कॉस्ट भी नीचे जाएगा। ठीक है। उसके बाद इनका ये कहना था कि जो हमारा जो स्लो मूवर्स होते हैं प्रोडक्ट, जो माल नहीं हमारे बिकते हैं, तो उस पर हम करते क्या है कि हम उन प्रोडक्ट को 2 सप्ताह के अंदर में पहचान लेते हैं और उनको डिस्काउंट पे डाल देते हैं। तो इतना प्रिसीजन मेंटेन किया जाता है कि अगर कोई माल नहीं बिक रहा है या कि 2 सप्ताह में भी अगर उस पर कोई सेल नहीं आया तो उसको डिस्काउंट पे डालकर उसकी इन्वेंट्री काट कर बाहर कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती होगी, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग एक जर्नल सेंस, कॉमन सेंस बना रहा हूँ इस पर, कि अगर 2 सप्ताह में कोई माल नहीं बिका तो उसकी आगे इन्वेंट्री नहीं बन रही होगी। वो सीधे कह देंगे भैया इनका ये माल छोड़ दो, अब और नहीं बनाना होगा ये माल,
इसको हम डिस्काउंट पे डाल रहे हैं और ये माल पूरा बिक के निकल जाएगा, तब देख लेंगे। तो बेसिकली कंपनी का लेवल पे ये थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, और जब ये डेटा एक स्टोर पे आता होगा, 2 स्टोर पे आता होगा, कंटिन्यूअसली आगे आगे लेवल पे जब भी आता होगा तो पास ऑन होता होगा हर जगह कि ये माल नहीं निकल रहा, सब जगह डालो। तो एक साथ इन्वेंट्री क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको मैंने, ये तो वो हुआ ना कि ग्राउंड लेवल की चीज़ हुई, ये तो जो जो कर रहा होगा वहाँ वो बता सकता है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का ये कहना है कि जो भी हमारा 1 साल से पुराना इन्वेंट्री है वो पहले हमारा 24% था, वो घटकर अब सिर्फ 4% हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे अब वही माल बनाते हैं जिसमें इनको संभावना, माने सिर्फ वही माल इनके पास रह जाता है जो 1 साल भी नहीं बिकता। सिर्फ 4% है वो नंबर। पिछले साल का ये नंबर 24% के आसपास है, पिछले साल का है, जब भी डेटा दे रही, कोई डेट नहीं था उसके साथ। तो मैंने 24% से वो 4% पे आ गया। तो आप ये सीधे सीधे बता रहे हैं कि हम उस लेवल पे, एफिशिएंसी लेवल पे जा रहे हैं कि हम जहाँ पर कोई भी माल डिस्काउंट में बेच ही नहीं रहे, अगर बेच भी रहे हैं तो उसकी संख्या को हम नीचे लेकर जा रहे हैं। तो ये कहना कि मार्जिन हम इस वजह से इम्पैक्ट हो रहा है कि क्योंकि आप डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, डिस्काउंट में कंपनी बेच ही नहीं रही है। मैंने बताया 8% का फिगर है। तो ये डिस्टॉर्टेड काइंड ऑफ एनालिसिस जो कर रहे हैं लोग, मैंने, मुझे समझ में नहीं आता है। कंपनी के वेंडर इस समय 180 से 190 हैं, जो कि कंपनी के वेंडर है। कंपनी इस नंबर को बढ़ाकर 250 पे ले जाना चाहती है, और 500 वेंडर और भी हैं जो इनके साथ काम करना चाहते हैं। तो कंपनी ने कहा कि अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो है 15 से 20 वेंडर हैं इनके पास इस समय जिनके साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है। एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी के टर्म्स पे जो वेंडर राज़ी हो जाएं वो उनके हिसाब से काम करते हैं। अब इस बात को आप थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा, क्योंकि मैं इसको बहुत ही क्लियरली यहाँ पे मेंशन करूँगा। कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, तो बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए। एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट जब हो रहा है किसी भी वेंडर के साथ, तो उसके साथ सबसे पहले नियम ये फॉलो होगा कि वो कंपनी के सारे टर्म्स मानेगा, वो कंपनी के ही लिए सारे बनाएगा प्रोडक्ट, वो कंपनी का कोई भी डेटा बाहर लीक नहीं करेगा, और अगर वो ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो फिर मार्केट में उससे कोई माल नहीं खरीदेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपनी का स्टोर्स पे 50% का जो भी इन्वेंट्री है, 50% इन्वेंट्री जो है वो वेंडर बना कर देंगे। ये उस एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट में ये बात होगी कि आपको हम एक्सक्लूसिवली इसलिए ले रहे हैं कि आप हमारे स्टोर्स के 50% इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे, आप उसको अपने पास से भरेंगे, हम आपका पेमेंट का भी शेड्यूल तय होगा। तो वहाँ जो है ना, ये वेंडर के पास वो बार्गेनिंग पावर नहीं है जो एग्रीमेंट करने वाले के पास है। कंपनी ये 50 से 20 के साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट कर चुकी है, और इसको वो आस्ते आस्ते करके स्केल अप करेंगे। तो यहाँ पर जो एडवांटेज कंपनी को मिलता है, और कंपनी ने यही समझाया है कि उस एक्सक्लूसिविटी को बढ़ाने के लिए हम उनको जल्दी पेमेंट करने जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने वर्किंग QIB का पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए रोक कर रखा है, जहाँ से वो इस पैसे को रोल ऑन करेंगे कि आपको हम जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, तो आप हमारे सारे स्टोर्स में माल पहुँचाने की शुरुआत करो। तो बेसिकली इसकी वजह से उनको अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 1 to 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चीज़ ये है कि कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये जो है एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट जो है वो कंपनी अपने बेस पे बना रही है। तो उन्होंने कुछ तो लिखा होगा, और अगर इसमें लिटिगेशन में कोई वेंडर फंसेगा ना, तो वो फिर अब कपड़े नहीं बनाएगा, वो कुछ और ही बनाएगा। तो मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ कि कंपनियां जब इस लेवल का काम करती हैं तो वो कहना कि नहीं वो ये वो। और कॉन कॉल में एक डिस्कशन आया, किसी ने कहा कि आपके ये छोड़ कर गए, वो छोड़ के गए। कंपनी का जवाब बहुत साफ था, उन्होंने कहा आपके डेटा में डिस्क्रिपेंसी है। तो उस भले आदमी में अगर दम हो तो जाकर कंपनी को चैलेंज करे कि भैया नहीं मेरा डेटा तो सही है, तुमने इतने लोगों को भगा दिया। अब किस में क्या दम है वो तो पता चलेगा। मेरा वही कहना है कि मैंने इस तरीके की बातें नहीं करी। कंपनी ने ये कहा कि हम अपने लेवल पे एक स्टोर का मैनेजर
आज उनका इतना 13 साल में इस लेवल पे गया है कि उसको उन्होंने इतना ऊपर जाकर खड़ा कर दिया। तो ऐसा नहीं होता कि मैंने, देखिए एट्रिशन हर कंपनी में होता है, और उन्होंने तो ये कॉन कॉल में बहुत साफ कहा कि स्टोर लेवल पे एट्रिशन, अगर किसी को 500,000 रुपये भी ज़्यादा सैलरी मिल रही होती है तो वो छोड़कर चल देता है, बोलता है कि यार मैं दूसरी जगह काम करूँगा। तो उनका ये कहना है कि हमने अपने सिस्टम को इतना रिफ़ाइन कर दिया कि 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग में हम लोगों को स्टोर संभालने लायक कर देते हैं, माने वो वहाँ पर सेल मैनेज कर सके। सारा ऑटोमेटेड डेटा होता है, सब कुछ उसको करना होता है। तो इस तरीके का जब है, और इस तरीके की बात करना, और एट्रिशन रेट हाई है, ये है वो है, और मैंने बहुत ही सारे, मैंने इसमें मैं ये कहूँगा कि किस कंपनी में प्रॉब्लम नहीं होती है, और बहुत जगह पे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग छोड़कर जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं ध्यान देते, वो नहीं काम करना चाहते हैं, उनका अपना चॉइस हो सकता है। ऐसा तो नहीं है किसी को पकड़ के कोई काम करवा सकता है। तो प्लीज़ इस तरीके की थॉट प्रोसेस नहीं रखें कि कोई भी किसी से कुछ भी काम करा सकता है और माने बेवकूफ़ बनाकर काम कर लेगा। कंपनी का जो नंबर है, कंपनी उसको रीज़नेबली भी अंडरस्टूड करती है। अब मैं आपको कुछ बेसिक डेटा बताता हूँ जो कि कंपनी के पीएनएल और उस पे दिख रहा है। अब आप देखें, सेल का नंबर बढ़ा 86% से, सेल का नंबर 86% से बढ़ा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नंबर जो है वो 92% से बढ़ा। ये मैं वाई ऑन वाई का कर रहा हूँ, आप जाकर देखेंगे तो आपको कैलकुलेटर पे मारेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो सेल का नंबर बढ़ा 86% से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नंबर जो है वो बढ़ा 92% से। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हुआ, बेसिकली जो रॉ मटेरियल हुआ उसका कॉस्ट जो है, माने 380 करोड़ की सेल से बढ़कर 708 करोड़ की सेल हो गई आपकी सेल पे, ठीक है। तो ये नंबर बढ़ा है 86% से। रॉ मटेरियल पिछले साल सेम क्वार्टर वाज 259 करोड़, दिस टाइम इट इज़ 509 करोड़, ठीक है। तो ये बढ़ गया है 92% से। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, पहली चीज़। डायरेक्ट एक्सपेंस was 17 करोड़ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, इट इज़ 1.4 करोड़ दिस क्वार्टर, दैट इज़ नेगेटिव बाय 91%। तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो 17 करोड़ से घटकर 1.5 करोड़ आ गया। अब क्यों आ गया? क्योंकि मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो मेरा जो बेसिक सेंस है, मैं, किसी ने मुझसे नहीं बताया कि कैसे आया ये, मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी जो है वो खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूज़ कर रही थी, खुद मैन्युफैक्चर कर रही थी, और ये बताया गया था कि वो खुद वापस मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए लौट कर गए क्योंकि उनको ये फील हुआ कि वेंडर उनसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया, भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हम खुद बना लेंगे, चलो निकलो। तब वेंडरों को समझ में आया कि भैया ये तो दादा हैं, इनको अगर हमको माल बेचना है, इनसे ही बेचेंगे तभी हमारी कमाई होगी, तो इनको हमको माल बेचना है। तो इनको अगर हमको माल बेचना है तो हमको इनको देखना पड़ेगा, हम इनसे कुछ भी मनमाना प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। ये बात कंपनी ने अपने कॉन कॉल में बताई है। मिस्टर आकाश अग्रवाल हैज़ सेड दैट, ठीक है। आई एम कोटिंग हिम, आई एम नो वन इन द कंपनी। तो उन्होंने ये बात बताई कि हमने ये प्रोडक्शन फिर से इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया था, टू मेक अंडरस्टैंड वेंडर्स कि आप हमको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। तो आप ये ना समझो कि हम इस गेम में नहीं हैं, हम जिस दिन चाहेंगे, हमने मैन्युफैक्चरिंग फिर से वापस इसीलिए शुरू की, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप हमको ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, तो आप अपनी प्राइसिंग ठीक करो। और ये जो एक्सक्लूसिव वेंडर होंगे ना, उनके वो सब वही प्राइस चार्ज कर रहे होंगे जो ऑन अ मार्केट बेसिस पे ठीक होगा। बाकी एक्सक्लूसिविटी बनने का कोई कारण नहीं दिखता यहाँ पर। एक्सक्लूसिविटी आप उनके साथ करते हो जो आपके रेट पे काम करने को तैयार होता है। तो यहाँ वेंडर्स की से नहीं है, मेरा यही कहना है इसमें। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस इस वजह से कम हो गया है क्योंकि पिछले साल ये मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे थे, इस साल ये कोई मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट कम हो गया है। अच्छा, एम्प्लॉय की सैलरी जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से इस साल के इस क्वार्टर में 47% से बढ़ी। अदर एक्सपेंसेस बढ़े 72% से। तो ये तो मैं आपकी मानता हूँ बात कि सेल बढ़ रही है तो ये सारे खर्चे भी उसी लेवल पे बढ़ रहे हैं।
पर मुझे बताओ कि जब तक ये सेल का फिगर ऊपर चल रहा है इन सारे फिगरों से, तब तक प्रॉब्लम क्या है? अगर सेल का नंबर कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और ये सारे कॉस्ट तो बढ़ेंगे ही, और इतने अगर इतने तेज़ी से आप एक्सपैंड करेंगे, माने कहीं आप 70-80 स्टोर कर रहे थे, अब अचानक आप 130 स्टोर खोलेंगे, तो आपका खर्चा बढ़ेगा। आपने कहा कि डेट एंड बोरोइंग पे भी 135 करोड़ का डेट रीपे कर देंगे आप, 155 है आपके नंबर पे। अगर उन्होंने इसको इसी समय क्लियर कर दिया तो 20 करोड़ डेट रह जाएगा। तो मैट्रिक्स में कहीं नहीं दिख रहा कि नंबर कुछ गड़बड़ है। नंबर गड़बड़ है तो ये तो अच्छी बात है, नंबर गड़बड़ कहाँ है ये नहीं दिख रहा अभी तक, मुझे तो नहीं समझ में आया। तो ये खैर, ये एक ओवरऑल एनालिसिस था बिज़नेस का। मैंने कोशिश की अपनी बात रखने की, क्योंकि मुझे मुझे थोड़ा-सा मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल में गया हूँ, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस स्वयं ज़रूर करें। मेरे व्यू से कोई भी लेना-देना नहीं है कि सब कोई इसको फॉलो करें और आगे बढ़ते जाएँ, ऐसा नहीं है मेरा थॉट प्रोसेस। आप अपना डिसीजन, सोल एंड होल्ड डिसीजन आप स्वयं लें। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो सही फिगर है, जो सही दिख रहा है, उसको सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं नहीं समझ पाया कि किस बेसिस पे लोगों को ये कहना, और एक होता है हर स्टॉक में ये प्रॉब्लम रही है मार्केट का। मेरे को यही सेंस बना है कि जो बहुत तेज़ी से भागता है ना, उसको पकड़ के पीछे से खींचने वाले बड़े आते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कहानी बनाएंगे, आपके लोग भाग जा रहे हैं, आपके पास कोई काम नहीं करना चाह रहा है। अरे भाई, तुम कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो अपनी पगार ला के तुमको थोड़ी देगा। तो इस तरीके के थॉट प्रोसेस से ना चलें। कंपनी ने कहा हम 130 स्टोर खोलेंगे, अगर वो खोल दे, उसका सेल का नंबर ऊपर जाए, उसका प्रॉफिट का नंबर ऊपर जाए, वो अगर हर लेवल पे सही जाए तो आप फॉलो करें। अगर आपको ठीक लगे तो इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि पहले देख लो ना। ऐसा थोड़ी कंपनियां ख़त्म हो जाएंगी। आज V2 रिटेल है, कल कोई दूसरी कंपनी आएगी तो वो आकर करके दिखाएगी, तब उस समय इन्वेस्ट कर लेना। क्योंकि प्रोसेस तो ऐसे ही बनेगा ना, आप मार्केट में समझेंगे कैसे कि कोई कंपनी कह रही है हम इतनी खोल देंगे, अरे खोल देंगे। अब मुझे बहुत ही ऑड लगा, किसी ने ये कहा कि 2000 स्टोर खोल देंगे फाइनेंशियल ईयर 28 में। मैंने व्हाट अ डिस्ट्रेस। मैंने क्या कमेंट है आपका? कहीं नहीं कहा कंपनी ने यह कहा कि इंडिया में मार्केट प्लेस इतनी बड़ी है कि हमको लगता है हम 2500 स्टोर खोल सकते हैं। पर उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया। उन्होंने कहा हमको, आप 250 पे अभी हाँफे जा रहे हो, आपको लग रहा है 250 कैसे हो गया, 250 ही नहीं होना चाहिए था। वो कह रहे हैं हम 2500 खोल देंगे, पर उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि ऐसा संभावना है कि 2500 भी हम खोल सकते हैं। अरे संभावना है तो कंपनियां बहुत जताएंगी, नंबर पे जो दिखेगा वही बात करेंगे। थैंक यू सो मच।